जय हिंद दोस्तों, हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास और 7वें वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आज अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, पावना उपद्रव 1873 से 1876 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अंग्रेज संप्रभुता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए उन्होंने 1830 में पेशेवर पर कब्जा कर लिया, अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना में इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। तो पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करीम शाह ने चलाया था। करीम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदारों द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। तो हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? तो फराजी लोग थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों के प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। 1805 में वेलेजली ने ट्रावनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था
और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित कर उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली की। मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों के मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1846 से 1855 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्रबिसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि जिसका नाम था मरिहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों के आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुधो भगत ने किया था। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा तथा अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 से 19 में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। पहला विद्रोह है बंगाल का सिपाही विद्रोह 1864, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरा विद्रोह है बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806। तीसरा है कच्छ का विद्रोह जो 1819 से 1831 ईस्वी तक चला है। कोल विद्रोह है 1831-32, ये चौथा विद्रोह था। पांचवा था संथाल विद्रोह जो 1855-56 ईस्वी में हुआ था। 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र के बीच का क्षेत्र जो दामन एकोह के नाम से जाना जाता है, में यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकुओं, बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% तक ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चाँद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। सिद्धू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते हुए कहा कि यह देश साहबों का नहीं, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही खुद ही ठाकुर जी से लड़ेंगे। यह आंदोलन 1856 तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 1831 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस
विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबकजी दांगली ने प्रोत्साहित किया। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद भी इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत, गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लोसोड़िया भी कहा जाता है, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडाओं विद्रोह को उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह उस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुटकटी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। उसने कहा कि दीकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोगा की पूजा करने का आह्वान किया। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन संघ सेवक के महासचिव थे। हौज हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार के संथाल परगना वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत आदि थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता जदो नांग या जोड़ा नांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न संख्या 1 है, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो नील उपद्रव हुआ था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में तथा पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ।
नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्होंने यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। दिसंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेत में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पहुना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबार में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति समर्थन को व्यक्त किया। इन्हें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। अगला प्रश्न है, 1858-59 की लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, किसने लिखा? तो यह लिखा है दीनबंधु मित्र ने लिखा है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया, किसने लिखा है? तो रचना किसने किया है? तो ये दीनबंधु मित्र ने किया है। प्रश्न संख्या 5 है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह रैयतों द्वारा किया गया था और रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसीलिए नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित व जुझारू विद्रोह था, जिसकी शुरुआत सितंबर 1859 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुई थी। इस विद्रोह का कारण था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, किंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती इसकी खेती करवाई जा रही थी। इस संदर्भ में सरकार द्वारा मार्च 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ? तो नील खेती के ह्रास का मुख्य कारण था कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इनका अलाभकर होना, यानी यूरोप में एक नए तरह के सिंथेटिक रंग का खोज कर लिया गया था, जिससे ये क्या हो रहा था, वहाँ पे अलाभकर, इसकी बिक्री अलाभकर सिद्ध हो रही थी। तो ये क्या है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना नील की खेती की ह्रास का कारण था। व्याख्या देख लेते हैं। नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देशों के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर लगभग 95% हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। प्रश्न संख्या 8 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। कथन सही है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी कथन क्या है, सही है। यहाँ पे दोनों कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अप्रैल 1858 में जदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बने, अतः कथन एक सत्य है। सीताराम 1886 में प्रकाशित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी का अंतिम उपन्यास था, अतः कथन 2 भी सत्य है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है? तो ये है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये सन्यासी विद्रोह को। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है यहाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे मिलान करना है। तो पावना विद्रोह कब हुआ था? तो पावना विद्रोह हुआ था 73 में, 1873 में हुआ था पावना विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1763 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ था। और कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह हुआ था 1831। कब? 1831-32 में हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 2 सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए स्टार मार्क कर दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, और कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, 31-32 में। आगे देख लेते हैं। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था? तो बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो पटना था। अंग्रेज प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशेवर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रसार में बहुत योगदान दिया था। अगला प्रश्न है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कुका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कुका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्य सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो कुका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी।
पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो कहाँ? गारो का विद्रोह था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह करीम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित थे, जिसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेखपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ थे फराजी विद्रोह के नेता। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों के प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। प्रश्न संख्या 23 है कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। 24वां प्रश्न है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो केरल में किया था। 1805 में बेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा वह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो पहला इसमें कि गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था गंजाम विद्रोह। तो ये कथन क्या है? सही है। गंजाम विद्रोह के नेतृत्व धनंजय ने किया। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, तो दूसरा कथन भी सही है। गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया। ये भी कथन क्या है? कथन 3 भी सही है। धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गंजाम के गुमसूर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही, जिसमें गंजाम में 1800 से 1805 का विद्रोह, गुमसूर विद्रोह 1808 से 1837 ईस्वी का विद्रोह प्रमुख विद्रोह था। गुमसूर में श्रीकर भांजा तथा बाद में उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, अतः कथन 1, 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 26 है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 27 है यहाँ पे कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसी ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण उन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो ये था कोल्हापुर। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले वंशागत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली की। मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीन
को उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन किए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। प्रश्न संख्या 29 है, मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो खोंद जनजाति थी। खोंद या खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1886 से 1855 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन के नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरिहा या मेरिया को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और उनके क्षेत्र में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 30 है, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धो भगत ने किया था। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम आदि क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाना था। 1831 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। प्रश्न संख्या 32 है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से अन्य अंग्रेजी प्रदेशों पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 33 है, यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम में रखना है। यहाँ पे बंगाल सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1764 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह की बात करें तो कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 के आसपास, 19 के आसपास, 19 से 21 तक हुआ था। और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह की बात करें तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855-56 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। तो एक नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले कौन हो जाएगा? बंगाल विद्रोह हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद हो जाएगा बेल्लोर विद्रोह, तो 3। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के पूर्व के उपयुक्त विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 से 31 के दौरान, और कोल विद्रोह 1831-32 के दौरान, और संथाल विद्रोह 1855-56। अगला प्रश्न है, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो बेल्लोर का विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो के काल में हुआ था। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। बेल्लोर का विद्रोह बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 7 तक था। प्रश्न संख्या 35 है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति के नाम से कोई विद्रोह नहीं था, इसलिए स्टार मार्क कर दिया गया है यहाँ पे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है।
फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में और तथा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक। यदि हो विद्रोह को लिया जाए तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में। छोटा नागपुर की हो 1820-21 एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू और चांद भैरव दोनों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू और चांद भैरव नामक 4 भाई थे। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धू थे, ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855-56 में हुआ था। प्रश्न संख्या है कि निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अहोम विद्रोह 1815 में नहीं, 1828 में हुआ था और सब सुमेलित है। संथाल विद्रोह 1855-56, कोल विद्रोह 1831 और खासी विद्रोह 1829। अहोम विद्रोह का प्रारंभ गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में हुआ था, जिसका कारण बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उसका क्षेत्र वापस करना था। अंततः विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया। वह उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को हराया था। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं यहाँ पे। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे, कथन सही है। गोपू गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे, ये भी सही है यहाँ पे। और इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय एक महत्वपूर्ण नेता थे, ये भी सही है। तो यहाँ 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोको यहाँ के एक महत्वपूर्ण नेता थे। महाजन दीनदयाल राय भी शोधकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र तक फैला था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 47 है। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा उपाय किए गए संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया और संथाल परगना का संथाल भूमि में स्थानांतरण गैर कानूनी हो गया। तो ये दोनों यहाँ पे सही है। व्याख्या देख लेते हैं। ये और 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1855 का संथाल विद्रोह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 से भागलपुर और बीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया।
साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो नरी खंड कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरी खंड कहा जाता था। भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में इसे कजंगला भी कहा गया। वर्तमान में यह झारखंड का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो यहाँ पे भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबकजी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवारम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। कुल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिम क्षेत्रों में फैला। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के उत्तर स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानून के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह 1855-56 में, यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल क्षेत्र के बीच केंद्रित था। प्रश्न संख्या 50 है, मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था? तो गोविंद गिरी ने लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, बागड़, डूंगरपुर, बसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जातियों के सामाजिक उत्थान के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में संप सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 51 है, उलगिलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगिलान विद्रोह, महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि को सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खुटकट्टी या मुंडारी के जमींदारी या भूमिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया और लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए। लेकिन बिरसा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह को कुचल दिया गया और बिरसा अमर हो गया। प्रश्न संख्या 52 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान और महान उपद्रव निम्नलिखित में से कौन सी किस घटना का विवरण है? तो ये हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह। 1899 से 1900 का विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से या महान उपद्रव के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 53 है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था? तो वह बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 54 है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे मुंडा विद्रोह के नेता। प्रश्न संख्या 55 है, मुंडा विद्रोह के नेता थे? तो यहाँ पे हो जाएंगे बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या 56 है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के में। तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए स्टार मार्क हो गया है। अगला प्रश्न है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था? बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड के
जाम कोपई वन में सोते हुए समय गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दीकू आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने की बात कही, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था? तो बिरसा मुंडा रांची में थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा रांची में थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना तथा इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों को एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 60 है यहाँ पे, बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था? तो रांची में हुआ था। प्रश्न संख्या 61 है यहाँ पे, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 34 के दौरान उन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने के लिए भारत भ्रमण किया। वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। प्रश्न संख्या यहाँ पे 62 है कि भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया किया? कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? तो इसमें हो जाएगा आपका भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। तो कर लगाया गया और नई भू राजस्व प्रणाली आई। इससे भी क्या हुआ? जनजातीय विद्रोह तेज हुआ। और जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये भी कारण था कि जनजातियों ने विद्रोह किया। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और ठेकेदारों का बढ़ना, ये भी मुख्य कारण था इसका। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें से अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कारण कौन था, मतलब एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन डी सेलेक्ट किया गया है यहाँ पे। विकल्प में ए, बी, सी दिए गए कारणों में जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन सबसे मुख्य साझा कारण की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन डी माना गया है, आंसर सही माना गया है आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, हौज विद्रोह हुआ था? तो हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। या हौज विद्रोह ये 1820-21 के में हुआ था, जिसका केंद्र झारखंड का संथाल परगना था। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये सुरेंद्र साई। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न संख्या 66 है यहाँ पे कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं को सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। 1859-60 में हुआ था। और बात करें संथाल विद्रोह की, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और बात करें दक्कन दंगे की, तो दक्कन दंगा हुआ था 1875 में। और सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1857। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेंगे सब। संथाल विद्रोह यहाँ पे हुआ था 1855-56 में, सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, नील विद्रोह 1859-60 में और दक्कन दंगे 1875 में हुआ था। प्रश्न संख्या 67 है, 1875 के दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण था? तो यहाँ पे तात्कालिक कारण था अकाल की छाया और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो यहाँ उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1875 के दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण अकाल की छाया एवं महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था ये विद्रोह, तो यह 1857 के पहले का विद्रोह हो जाएगा। नील क्रांति की बात करें तो नील विद्रोह 1859-60 ये बाद का हो जाएगा। दक्कन कृषक दंगे ये भी मतलब 1857 के बाद का हो जाएगा, दक्कन कृषक दंगा। और बिरसा मुंडा उठाव की बात करें ये भी बाद का हो जाएगा। तो दक्कन दंगा व्याख्या के तहत देख लेते हैं।
दक्कन दंगा कब हुआ था? तो दक्कन दंगा हुआ था 1875 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, और नील विद्रोह की बात करें 1859-60 में हुआ था। दक्कन कृषक दंगे 1875 में, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। अतः इसका अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रश्न संख्या 69 है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में और एका विद्रोह अवध में हुआ था। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह 1873 से 76 तक पावना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में वर्ष 1921-22 तथा बिरसा मुंडा विद्रोह वर्तमान बिहार झारखंड राज्य में 1899 से 1900 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो ये केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। आगे मिलान करने वाला है। प्रश्न संख्या 71 है, मिलान करना है। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ था। तेभागा आंदोलन। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और पावना विद्रोह, पावना का किसान विद्रोह 73 से 76, 1873 से 76 इसमें नहीं दिख रहा है। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859-60। तो इसका ये हो जाएगा। इसमें स्टार मार्क इसलिए लगा दिया गया है कि एक विकल्प नहीं है इसमें। तो देख लेते हैं। तेभागा आंदोलन 1946-47 में, तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला विद्रोह 1921 में, पावना विद्रोह 1873 से 76 में, और किसान नील बंगाल नील विद्रोह ये हुआ था 1859-60 में हुआ था। इस प्रश्न के सुमेलन में पावना कृषक विद्रोह 1879-80 दिया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। शेष 3 विकल्पों का सुमेलन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72 है और मिलान करना है। पावना विद्रोह कब हुआ था? तो पावना विद्रोह 1773 से 1885 के में हुआ था। एका विद्रोह 1922 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और ताना भगत 1914 में हुआ था। पावना विद्रोह है 1873 से 85, और एका विद्रोह 1922, संथाल विद्रोह 1855-56 और ताना भगत आंदोलन 1914 में। नोट, 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पावना आंदोलन का मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 पावना आंदोलन की तीव्रता कब थी? तो 1873 से 76 के दौरान थी। इसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद था। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थान के किसानों द्वारा प्रारंभ की गई थी। एका आंदोलन 1921-22 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान 50% से अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। प्रश्न संख्या 74 है और इसमें मिलान करने वाला है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1879-80 में हुआ था। 1879-80 में हुआ था। पावना कृषक आंदोलन की बात करें तो 1873 से 76 के दौरान हुआ था। बंगाल नील विद्रोह की बात करें तो बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। प्रश्न संख्या 74 है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1879 से 80 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1879 से 80 में हुआ था। पावना किसान विद्रोह हुआ था 73 से 76, 1873 से 76 में हुआ था। बंगाल नील कृषक आंदोलन 1859-60 में, और जंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल नील विद्रोह 1859-60, पावना किसान विद्रोह 1873-76 और रंपा विद्रोह ये हुआ था 1879-80, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में हुआ था। प्रश्न संख्या 75 है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। प्रश्न संख्या 76 है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो ये मालाबार में हुआ था। दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदार, कनामदार तथा खेतिहरों बेरुमपट्टमदार को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला, जमींदारों का अत्याचार। दूसरा, अंग्रेजी सरकार के
खिलाफत विरोध नीतियाँ। प्रश्न संख्या 77 है, मिलान करना है। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में हुआ था। बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1857 में बहरामपुर विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में और बिरलोर विद्रोह 1806 में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। बैरकपुर विद्रोह 1824 में, बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में, बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857, बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में, संथालों का विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में, 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों के हस्तक्षेप करने के कारण बेलूर में विद्रोह कर मैसूर राजा का झंडा फहरा दिया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करने वाला है। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। कोल विद्रोह 1831-32 के दौरान हुआ था और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं एक बार और कि यहाँ पे अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56 और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में ये सही सुमेलित नहीं है और जो सही सुमेलित है उसको देख लेते हैं। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था और कोली विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कुका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जातियों ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसमें गुजरात में मेहसाणा जिले के तरंगा पहाड़ियों में कोली जनजातियों का विद्रोह भी ऐसा ही वीरतापूर्ण प्रयास था। चुआर विद्रोह 1767 से 1802 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा क्षेत्र के चुआर आदिवासियों द्वारा किया गया था। यह विद्रोह भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का परिणाम था। प्रश्न संख्या 80 है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भीलों द्वारा भील विद्रोह किया गया था, भील क्रांति किया गया था। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्रों में निवास करती थी। 1818 से 31 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विस्तारित था। इनके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी में राजस्थान में भील विद्रोह हुए थे। प्रश्न संख्या 81 है, यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ये सही सुमेलित है। संथाल कान्हू के द्वारा किया गया सही है। अहोम गोमधर कुंवर सही है। नायक ताना भगत के द्वारा किया गया था, यह सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 ईस्वी में रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1914 में आरंभ किया था। प्रश्न संख्या 83 है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों को सही सुमेलित कीजिए। तो कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कुकी विद्रोह हो जाएगा त्रिपुरा में हो जाएगा। और कुका विद्रोह कहाँ हो जाएगा? तो कुका विद्रोह इस समय हो जाएगा पंजाब में। पावना विद्रोह हो जाएगा बंगाल में और बिरसा विद्रोह उस समय के बिहार में हुआ था।
कुकी विद्रोह 1719 से 1919 ईस्वी में मणिपुर एवं त्रिपुरा में, यानी कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? मणिपुर त्रिपुरा में। और कुका विद्रोह पूछे तो कुका विद्रोह हो जाएगा पंजाब में। तो कुका विद्रोह पंजाब में 1840 से 72 के दौरान हुआ था, पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 19 में हुआ था, और जो बिहार वर्तमान झारखंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, सही सुमेलित है। नील विद्रोह 1859-60 सही सुमेलित है। जयंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। और कुकी विद्रोह की बात करें तो कुकी विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी, तो ये सही सुमेलित नहीं है। और कुका विद्रोह ये हुआ था 1840 के दशक में, तो ये भी सही नहीं है। ठीक, तो इसकी शुरुआत 1840 में हुई थी, तो ये भी सही नहीं है, तो हो जाएगा इसमें व्याख्या देख लेते हैं। स्टार मार्क इसीलिए दे दिया गया है। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मई 1919 तक चला। यह प्रश्न संख्या 85 है, यहाँ भी मिलान करना है। तो इसमें विद्रोह है और नेतृत्व करता है, तो इसमें मिलान करना है। पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे यहाँ पे जगबंधु विद्याधर थे। तो पहला का हो जाएगा 4। और बरेली विद्रोह के मुफ्ती मोहम्मद एवाज, और मलाबार विद्रोह के एडाचना कुंगन, और सिलहट विद्रोह के तो राधाराम थे। सिलहट विद्रोह के राधाराम थे। व्याख्या देख लेते हैं। बख्शी जगबंधु 1817 में पाइका विद्रोह के नायक थे, जो खोर्दा वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित हुआ था। इनका जन्म पुरी के समीप रोरुंगा में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर रबर राय। 1816 में बरेली विद्रोह नए पुलिस कर के विरोध में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने किया था। एडाचना कुंगन नायर वायनाड में केरल बर्मा पाह हस्सी राजा की नायर सेना के सैन्य कमांडर 1797 से 1805 थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1786 का सिलहट विद्रोह, जिसे चारगोला विद्रोह तथा प्रतापगढ़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व चारगोला के जमींदार राधाराम ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भूमिज विद्रोह के नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो गंगा नारायण थे। भूमिज विद्रोह पूर्वी भारत के जंगल महल क्षेत्र में 1832-33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बारभूम में जमींदारी के मुद्दे से शुरू हुआ यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। प्रश्न संख्या 87 है, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। तो किसान सभा के नेतृत्व में यह प्रारंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष का प्रारंभ किया था। बंगीय प्रदेश किसान सभा BPKS के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। प्रश्न संख्या 88 है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोड़ानांग प्रथम आदिवासी नेता थे, जो महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग या जोड़ानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गाइडिनल्यू सहित अपने विश्वासपात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। प्रश्न संख्या 79 है यहाँ पे, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने
भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था, तो एन.एम. लोखंडे थे यहाँ पे। नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और श्रमिक मुद्दों पर साहसिक पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था।